जिसको लेके इंसान मस्त हो जाता है उसका फॉर्मूला है ये वही है जो गम मिटा रहा है आजकल लोगों के हैं। अल्कोहल बहुत ही अच्छा आग लगाने का काम करता है बेटा, घरों में भी लोगों के और वैसे भी। स्टैम्प पेपर लेके आओ और मैं लिख के दे दूंगा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटी आ रहा है। कपड़े धोने ही तो सिखा रहा हूँ फिर तुम्हें मैं, क्या है? और कपड़े कैसे धुलते हैं अब यही तो बताने वाला हूँ कि अब कपड़े धोते कैसे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना था हमने, फंक्शनल ग्रुप तक हमने पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। देखो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, हाइड्रोकार्बन्स तक पढ़ लिया था, हाइड्रोकार्बन्स तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है, पहला आता है पहला हाइड्रोकार्बन था वो हमने पढ़ लिया। सेकंड क्या आता था, हेलो एल्केन, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कीटोन। तो हमने 5 ये पढ़ लें आज। तो सबसे पहला क्या पढ़ते हैं इसमें, हेलो एल्केन। नाम से बताते हैं अपने आप को बेटा, हेलो एल्केन, हेलो हेलो एल्केन। यहां हेलो मतलब क्या है, हेलोजन ग्रुप। क्या है, हेलोजन ग्रुप। अब हेलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। जो पीरियोडिक टेबल का सेकंड लास्ट ग्रुप होता है 17th वाला, उसे क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप। जो कि क्या होता है, फसलवरियट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ये पूरा कौन सा ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। तो जब एल्केन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो जब भी, और जनरली जुड़ते कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब ये जुड़ते फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी जुड़ते कैसे हैं? आप खुद सोचो ना, CH4 है, एल्केन यही तो है, CH4, C2H6, C3H8। इसमें क्या कार्बन के पास कोई वैलेंसी खाली है, कोई हाथ खाली है अपना बॉन्ड देने के लिए? तो कैसे जुड़ेगा ये, एक हाइड्रोजन पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, CH4 को मैं प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। मतलब ये कुछ ऐसा था। ये दोनों घूमने चले गए बाहर, क्लोरीन ने जगह देखी यहाँ पे एक हाथ खाली है कार्बन का, उसने क्या बना दिया यहाँ CH3Cl प्लस HCl, चले गए बाहर घूमने। समझ में आया, ये Cl इधर पे आ गया तो क्या हुआ है। अच्छा अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा कार्बन की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की। उसमें एक होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, सेम यही चीज वहां पे बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देना, सब्स्टिट्यूट मतलब पोजीशन बदल देना। जैसे वहां डिकम्पोजिशन पढ़ा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, क्या था डिस्प्लेसमेंट में, जगह चेंज हो रही थी। वैसे यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझ में आया हेलो एल्केन कैसे बनता है। जब एल्केन को मैं किसी हेलोजन ग्रुप के किसी भी एटम से कंबाइन रिएक्ट करवाता हूं तो जो बन के आता है वो क्या बन के आता है, मेरा हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले क्लोरो, हमेशा मैंने क्या कहा है, कल भी बताया था, पहले क्या करते हैं, वो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम कहां पे आता है, लास्ट में। आगे किसका नाम आता है, जो साइड में जुड़े हुए हैं। साइड में कौन जुड़ा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को पूरा क्लोरीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, क्लोरो। हेलो, ओ आएगा लास्ट में, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टो। ये तो आता ही नहीं है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से आएगा। ठीक हो गया, तो नाम क्या हो गया, क्लोरो। अब ये क्या है, मीथेन। क्या है, क्लोरो मीथेन। समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला बताओ, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो और इथेन, वाह, ब्रोमो इथेन क्या होगा, ब्रोमो और दो कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच तो एन, ब्रोमो इथेन। समझ में आया कैसे नाम बनाना है, कल बताए थे ना नेमिंग IUPAC की। यहां तक ये तो हेलो ग्रुप समझ में आ गया, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझे, तो ये चीज है इसमें। लिख रहे हो तो लिख लो बेटा इसको जल्दी से, ये वाली लिखो खाली। अब आता है बेटा सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्कोहल।
एल्कोहल आपने देखो, अगर ना देखो दो चीजें, मैंने क्या कहा आपको, दो चीजें मिलेंगी क्या, एक मिलेगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, एक होता है केमिकल नेम। दो चीजें होती हैं, अगर केमिकल फॉर्मूला है और एक केमिकल नेम है, कैसे पता लगाएं उसमें अल्कोहल ग्रुप है कि नहीं। तो अगर नाम है तो नाम में अगर पीछे से ऑल लग रहा है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या लग रहा है सब में पीछे से ऑल, तो समझ जाना कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये तो मैंने केमिकल नेम में समझा दिया कि अगर लास्ट में OL लगा है तो कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। और अगर मुझे पता करना है कि केमिकल फॉर्मूले में कैसे पता लगाएं, जैसे ये है फॉर्मूला C2H5OH, तो जिसमें भी OH लगा होगा, जिस हाइड्रोकार्बन में, सिर्फ हाइड्रोकार्बन में जिस हाइड्रोकार्बन के साथ OH अटैच होगा, उसको मैं क्या कह दूंगा, कौन सा ग्रुप है उसमें, अल्कोहल ग्रुप है। समझ में आया, पक्का, कोई डाउट। अब इस अच्छा इस अल्कोहल में, इसी चैप्टर में अल्कोहल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डीप, इथेनॉल के बारे में। अभी इसके बाद जब कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इथेनॉल की प्रॉपर्टीज और फिर इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज। ये दोनों इस बार नया ऐड हुआ है, पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था, कट हो चुका था, तो इस बार इससे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, इससे केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा मैं आपको। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड पे केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलो। समझ में आया। फिलहाल ये समझो अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है, अगर फॉर्मूला है तो OH, नाम है तो OL। समझ में आया, तो नाम के पीछे OL लगाते चलो तो वो क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। समझ में आया, लिख लो इसको, लिख लो अगर लिख रहे हो तो। अब थर्ड आता है कौन सा, एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। अब देखो हर चीज में मैं दो ही चीजें बताऊंगा, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। पहचान तो दो ही तरीके से हो सकती है, तो केमिकल फॉर्मूला में करोगे, केमिकल नेम में करोगे। अब इसमें अगर केमिकल फॉर्मूला में आपने पता करना है क्या, कि ये वाला ग्रुप लगा है कि नहीं, कौन सा, एल्डिहाइड, तो अगर अगर कंपाउंड में CHO ग्रुप ऐड है, क्या ऐड है, CHO, कैसे, C डबल बॉन्ड OH, तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड है। तो केमिकल फॉर्मूले में क्या जुड़ा होना चाहिए, CHO, और केमिकल नेम में क्या होना चाहिए, अल, क्या होना चाहिए, अल, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, अल लग रहा है सब में, तो अगर लास्ट में अल लगा है तो समझ जाना क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। समझ में आया इतना, पक्का। अब देखो एक चीज समझने वाली क्या है, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, सबसे पहला हेलो एल्केन, उसके बाद पढ़ा है अल्कोहल, उसके बाद पढ़ा है एल्डिहाइड। तीनों में एक चीज कॉमन थी, मुझे बताएगा कोई, ठीक है, साइड चेन में ज्वाइंट होंगे। लेकिन मैं अगर इसको और अच्छे से बताऊं, आपने गौर करा सब में कार्बन के पास कितने हाथ खाली थे, कार्बन के पास टोटल हाथ कितने हैं, 4, जिसमें से कितने खाली थे, तीनों में, सब में एक एक ही हाथ खाली था ना, मतलब वो कहां पे जुड़ सकता है, बीच में, किनारों पे, सिर्फ किनारों पे जुड़ सकता है। बीच में जुड़ने के लिए उसको कितने हाथ खाली चाहिए अपने, 2 हाथ, लेकिन कार्बन के पास कितने हाथ खाली है, 1, तो क्या होगा, ये सारे अल्कोहल भी एल्डिहाइड भी सारे कहां पे जुड़ेंगे, एंड पे, किनारों पे। आपने देखा, जैसे फॉर्मूला लिखता हूं CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, कहां पे जुड़ रहा है, किनारों पे जुड़ रहा है, ये नहीं कि बीच पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, CH3 CHO CH3 नहीं हो सकता। देखो कैसे, 3 कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस है डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 2 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी ऐड है, और फिर CH3, बैलेंस है, स्टेबल है। कार्बन कितने बॉन्ड बना दे रहा है, कार्बन के पास कितने हाथ होते हैं, 4, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड, एक 4 हाथ में कितने लोग आ गए, 5, हो ही नहीं सकता पॉसिबल, इसीलिए बीच में नहीं आ सकता। समझ में आई ये चीज। अब नाम अगर मैं बताऊं, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। यही बच्चा गलती करता है बेटे, टोटल कार्बन गिनोगे, ये नहीं कि ये एल्डिहाइड का है तो इसको नहीं गिनूंगा, कार्बन ये भी गिनूंगा। क्या नाम है इसका, 2 कार्बन तो इथेन, और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो इथेनल। ये प्रोपेनल, 3 कार्बन ना, तो प्रोपेनल, ठीक हो गया। अब मान लो एक ये है, कौन सा, HCHO, क्या नाम होगा इसका, 1 कार्बन है, क्या होगा, मिथ, कौन सा ग्रुप है, CHO, तो क्या होगा, मीथेनल। समझ में आया,
कोई दिक्कत? पक्का? इसका कॉमन नेम बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। कब? जब एक ही कार्बन होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। पूछ सकता है बेटा, लिख लो इसको, फॉर्मेल्डिहाइड को पूछ सकता है फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, या HCHO क्या होता है, लिख लेना इसको, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब आता है नेक्स्ट कौन सा? कीटोन। कौन सा आता है? कीटोन। अब कीटोन में भी दो चीजें समझेंगे हम, क्या? केमिकल फॉर्मूले में कैसे पता लगाए, और केमिकल नेम में कैसे पता लगाए। तो केमिकल फॉर्मूले के लिए क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और करके CO भी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? CO, या सीधे CO लिख लो। लेकिन इसमें अंतर है। क्या अंतर है? कार्बन के कितने हाथ खाली हैं? 2 हाथ। मतलब ये कहां पे जुड़ेगा हमेशा? बीच में। ये किनारे पे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि किनारे में जुड़ेगा मतलब या तो इस हाथ से बॉन्ड बनाएगा, इस हाथ से, लेकिन एक तो छूट जाएगा ना। अगर किनारे से बना रहा होगा तो एक रिमेनिंग रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसीलिए कीटोन ग्रुप हमेशा कहां पे लगता है? बीच में। बीच में कहीं पे भी लग जाएगा, ऐसा नहीं कि सेंटर पे, बीच में कहीं पे भी लग जाएगा। जैसे केमिकल फॉर्मूले में कैसी पहचान? ये लगा होगा, और केमिकल नेम में ओन। क्या लगता है? ओन। जैसे, अच्छा मजे की बात, इसमें पहला और दूसरा आएगा। देख लो, एक कार्बन CH3 CO, पॉसिबल है? नहीं है बेटा पॉसिबल। कि क्यों? इतना ही तो है ये। अब बताओ, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है ना? आप बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे इसमें? हाइड्रोजन। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। इससे पहले पढ़ा जो एल्डिहाइड बन गया ना, लेकिन मैंने बनाना क्या था? कीटोन। तो एक कार्बन, मैंने तभी तो कहा है हमेशा कहां पे आएगा? बीच में। तो बीच में आने के लिए इसके पास कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। 2 में भी नहीं होगा, अरे 2 में बीच में आएगा, 3 तो बन जाएंगे। तो मतलब ऐसा होगा CH3 CO CH3, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, अब पूरे हैं कार्बन, इस कार्बन के 4, इसके 4, इसके भी 4 हैं पूरे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन तो बेटा कार्बन सबके गिनोगे, चाहे फंक्शनल ग्रुप का भी है वो भी गिनोगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ऐसी ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ऑन आ जाएगा लास्ट में। समझ में आया? जैसे अल्कोहल में ऑल आता है, एल्डिहाइड में अल आता है, कीटोन में ओन आता है। समझ में आया? ये अपने नाम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेटा सब लास्ट के। अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में Al, कीटोन में ओन। समझ में आया? और ये ग्रुप हमेशा कहां पे, ये इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कहां पे लगता है? बीच पे लगता है, और सारे किनारों पे लगेंगे। ये किनारों में जा नहीं सकता, और वो किनारे वाले बीच में आ नहीं सकते। समझ गए? नोट करो अगर कर रहे हो तो। ये एग्जाम्पल में लिख लेना है ये वाला। अब नेक्स्ट आखिरी वाला कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मजे की बात है, ये इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है। मैं इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग खुद पहचान जाओगे। ये है इसका मतलब, इस जैसे अल्कोहल में OH जुड़ता था, कीटोन में CO जुड़ता था, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है? COOH। तो ये किन 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है? कीटोन एंड अल्कोहल। ये कौन सा है? कीटोन है। ये कौन सा है? अल्कोहल। तो कीटोन और अल्कोहल मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? तो वो सिंपल एक बता रहा हूं कि होता है ऐसा। अब इसमें देखो, केमिकल फॉर्मूले में तो पहचान में आ जाएगा। अगर CO, अच्छा कितने हाथ खाली है इसके? एक हाथ खाली है। कहां पे है वो? किनारे पे ही जुड़ेगा, मतलब ये बीच पे तो नहीं जुड़ सकता। मतलब कार्बोक्सिलिक भी कहां जुड़ेगा? किनारों पे। कैसे जुड़ेगा? COOH करके। अब इसको एलैबोरेट करते हो तो C डबल बॉन्ड OH। अब आपको यहाँ O डबल में है, यहाँ O सिंगल में, ऐसा क्यों? बेटा यहाँ O ने 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ भी O ने कितने बॉन्ड बनाए? कहानी 2 बॉन्ड बनाने की। अब एक ही, अगर एक ही से बना रहे तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 अलग से बना रहे तो सिंगल सिंगल बनाएगा। समझ में आया? तो अब नेम में पता लगाना है कि कैसे। नेम तो बहुत ही आसान है। क्या आएगा पीछे से? ओइक एसिड। क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड,
प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या होगा मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला? HCOOH, दो कार्बन, मतलब एक, ऐसा मत समझ लेना, हाँ ये मत लिख देना, एक मिथ मतलब एक कार्बन CH3 और OIC है तो COOH है। बेटा कितने कार्बन हो गए ये? दो, तो एक किसका फॉर्मूला हो गया? इथेनोइक एसिड का। इसका दूसरा नाम बताओ मिथेनोइक एसिड का, इसका फॉर्मिक एसिड। जैसे वहां फॉर्मेल्डिहाइड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। समझ में आया? अच्छा, मैंने अभी कहा था आप लोग को दो चीज के बारे में पढ़ाऊंगा इसके बाद, कौन कौन से? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पहले नोट कर लो। अब जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, इससे एक क्वेश्चन स्टाम्प पेपर ले आओ, उसमें मेरे से लिखवा के ले लो। स्टैम्प पेपर जनरल में स्टैम्प पेपर लेके आओ और मैं लिख के दे दूंगा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटी आ रहा है। वो टॉपिक कौन सा है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन भी कह सकते हो। तो बेटे मेनली हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कार्बन की? 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली कौन सी? कंबशन। सेकंड प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन। थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। इन चारों में से बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है। अभी ये भी बता दूंगा क्वेश्चन भी कौन सा आ रहा है, लेकिन उसके लिए जुड़े रहिएगा। तो पहला लिख रहा हूं मैं यहां पे कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। अब अच्छा, ये कंबशन वर्ड कहां सुना है बेटा? सिलेंडर में सुना है। कंबशन मतलब क्या होता है? जलना। अब आपको सिलेंडर बोला इन्होंने तो कुछ सिलेंडर से रिलेटेड भी बताऊंगा। कंबशन होता किसकी वजह से, मुझे इतना बता दो बस। एयर। एयर में किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो मैं क्या कहूंगा, क्या कर रही है? कंबशन कर रही है। क्या कर रही है? कंबशन कर रही है। अब कंबशन मतलब, कंबशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। अब आपने देखा होगा जब आप गैस जलाते हो, कभी कभी उसमें आती है ब्लू फ्लेम्स, कभी कभी उसमें आती है येलो फ्लेम्स। ब्लू और येलो का मतलब क्या है ये समझाता हूं, ठीक है? ब्लू फ्लेम्स मतलब प्रॉपर कंबशन हो रहा है, प्योर। जो उसमें सिलेंडर के अंदर गैस, जो एलपीजी है हमारी, कौन क्या होती है वो एलपीजी? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है एलपीजी का? ब्यूटेन। क्या फॉर्मूला है? ब्यूटेन, C4H10। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्यूटेन ही क्यों यूज करा, मतलब एल्केन ही क्यों यूज करा। अब आप मुझे एक चीज बता दो सिंपल, इस बॉन्ड इसमें से कौन से बॉन्ड को तोड़ना जल्दी आसान है? सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। मतलब अगर तीनों को जला रहा हूं मैं, एल्केन को भी, एल्कीन को भी, एल्काइन को भी, कौन अच्छी तरीके से सबसे जल्दी जल जाएगा? एल्केन वाला। इसीलिए गैस सिलेंडर में कौन सी, जो सिलेंडर होता है एलपीजी, उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। एन क्यों होती है समझ में आया? क्योंकि एन क्या है ना, बहुत जल्दी कंबस्ट कर जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल जाएगा और पूरा का पूरा जो कार्बन उसमें प्रेजेंट है उसको जला देगा। मैं तो चाहता हूं ना कि मेरा जो कार्बन है मेरे पास पूरा जल जाए, क्योंकि वो पूरा जलेगा तभी तो मुझे हीट देगा। अब आपने देखा होगा गाड़ियों से काला धुआं निकलता है, तो जो गाड़ी चलाते हैं जनरली वो कहते हैं देखो इस गाड़ी में कार्बन जल रहा है, मतलब उसमें प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा। जो फ्यूल है उसमें उसमें उसका प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा। प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो कार्बन अच्छी तरीके से जल नहीं पाएगा, और कार्बन नहीं जल पा रहा तो कैसा धुआं फेंकेगा बाहर को? काला धुआं, क्योंकि कार्बन की प्रेजेंस दिखा रहा है अब वहां पे। समझ में आया इतना? तो आपको सिंपल ये समझना है, कंबशन मतलब एयर की प्रेजेंस में कार्बन की बर्निंग हो रही है। एयर की प्रेजेंस में कार्बन की बर्निंग को हम क्या कह रहे हैं? कंबशन कह रहे हैं। अब हमारे उसमें एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला प्रॉपर कंबशन दिखाएगा हमेशा। क्यों? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आसानी से जल जाएगा, कार्बन कार्बन का जल्दी जल जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे वो प्रॉपर कंबशन नहीं दिखा पाते, वो प्रॉपरली कंबस्ट नहीं हो पाते एयर की प्रेजेंस में। समझो ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम का एक और रीजन बताता हूँ कि ब्लू फ्लेम गैस जब जलाते हो उसमें कभी ब्लू आती है कभी येलो आती है। जो बर्नर होता है ना, बर्नर, कभी घर में पूछना, आज घर में जाके अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं उनसे पूछना, कभी कभी इसमें से येलो फ्लेम आती है तो आप लोग क्या करते हो? क्योंकि येलो फ्लेम में खाना जल्दी नहीं पकेगा, ब्लू फ्लेम होगी तभी खाना जल्दी पकेगा। अब येलो फ्लेम में ऐसा क्या है, जो बर्नर में छेद होते हैं ना बेटा, वो छेद छेद चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
तो मम्मी क्या करेगी, या घर में जो भी खाना बनाते हो पिन लेगी, पिन से पहले उन छेदों को साफ करते हैं। क्या होगा, अब वो छेद साफ हो गए तो जो एलपीजी आ रही है वो प्रॉपरली एयर की प्रेजेंस में जल के आएगी। अब पहले अगर छेद बंद है तो क्या एयर की प्रेजेंस में जल के आ रही, वो छेद बंद है कहां से आएगी, इसीलिए वो कैसी फ्लेम बन जाती है वहां पे, येलो फ्लेम। अगर एयर की प्रेजेंस में जल रही तो कैसी फ्लेम होगी, ब्लू फ्लेम। समझ में आया, कंबशन समझ में आया क्या होता है, लिख लो इसको। सूटी मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। नॉन सूटी मतलब एब्सेंस ऑफ कार्बन। मेरे लिए कौन सी अच्छी है बेटा, सूटी अच्छी है नॉन सूटी अच्छी है, नॉन सूटी। कार्बन की प्रेजेंस तो चाहिए नहीं, कार्बन की वजह से ही तो बर्तन काला हो रहा है। आपने देखा है लकड़ी में खाना बनाते हैं हमारे बर्तन काले हो जाते हैं, क्यों, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर कंबशन नहीं हो पा रहा। इसीलिए ब्लू के साथ हमेशा कैसी फ्लेम निकलेगी, नॉन सूटी। और अगर येलो फ्लेम निकल रही तो उसके साथ कैसी फ्लेम निकलेगी, सूटी फ्लेम, क्योंकि येलो फ्लेम किस वजह से आ रही है, कार्बन की प्रेजेंस से आ रही है। समझ में आया, पक्का, ये नोट कर लो बेटे। ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपको याद हो मैंने अभी बता दी है स्टार्टिंग में, क्या होती थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेन मीथेन कम इन कांटेक्ट विद हैलोजन ग्रुप, किसी भी हैलोजन ग्रुप के, मीथेन कोई भी मीथेन मतलब कोई भी एल्केन ग्रुप ले लो C2H6 ले लिया, एल्केन है, क्या नाम है इसका, इथेन। ये जैसी किसी हैलोजन ग्रुप के कांटेक्ट में आएगी, हैलोजन ग्रुप का कोई भी ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली क्लोरीन ले रहा हूं, तो जैसी आएगी और सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, C2H5Cl प्लस HCl। तो क्या हुआ इसमें, सॉरी, क्या हुआ इसमें, क्लोरीन गैस जैसी हमने पास कराई इथेन से, तो क्या हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में, C2H5Cl क्या बन गया, क्लोरो इथेन प्लस HCl गैस बाहर हो गई। अभी बताया था ना स्टार्टिंग में भी, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट मतलब जगह बदल दी, उससे कहा एक हाइड्रोजन से कहा तू मेरी जगह चले जा, मेरा एक क्लोरीन तेरी जगह चले जाएगा, वही तो हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ चलेगा और एक क्लोरीन यहाँ से उठ के यहाँ चलेगा। समझ में आया, लिख लो इसको। नेक्स्ट वाले से बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड प्रॉपर्टीज की क्या है, एडिशन रिएक्शन। और बेटा एडिशन रिएक्शन नाम से नहीं पूछेगा आपको, कहेगा कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन रिएक्शन। अच्छा एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम बताओ, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा होगा इसमें, हाइड्रोजन का कुछ काम आ रहा होगा मतलब। अब समझते हैं इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट क्या है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। तो क्या है, कोई एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया मैंने C2H4, क्या नाम है इसका, इथीन, इथीन नाम है। अगर मुझे इसको इथेन में कन्वर्ट करना है, किसमें, इथेन में, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट एंड एट 573 केल्विन। इंपॉर्टेंट ये है, ये जो क्या है कि हाइड्रोजन H2 ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो। मैं C2H4 में हाइड्रोजन गैस डालूंगा, कभी मेरा C2H6 बन के नहीं आएगा, कभी इथेन बन के नहीं आएगा, अनलेस मैं निकेल एज अ कैटलिस्ट एट 573 केल्विन यूज कर रहा हूं। मतलब निकेल की प्रेजेंस में, निकेल एज अ कैटलिस्ट 573 केल्विन अगर मैं यूज करूंगा, तब जाके मेरा ये बना के क्या देगा मुझे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया, तो इंपॉर्टेंट बेटा ये होता है। आप अगली क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th 12th में, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। कैटलिस्ट जहां पे नहीं लिखोगे पूरी रिएक्शन गलत है, बिना कैटलिस्ट के तो कैरी नहीं हो सकती रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा टीचर काट देगा। किस बेसिस पे कह रहे हो आपकी इथीन में हाइड्रोजन गैस पास करा और इथेन बन जाएगा, ना बन ही नहीं सकता अनलेस उसको इतनी हीट मिले और निकेल एज अ कैटलिस्ट वहां पे प्रेजेंट हो। अब कैटलिस्ट क्या होता है,
विच एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब या तो बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को या स्लो कर देता है। मतलब या तो स्पीड बढ़ा देगा रिएक्शन की, बहुत जल्दी करवा देगा, या तो बहुत स्लो करवा देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। समझ में आया? हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी सिर्फ समझ लो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसकी प्रेजेंस में आते ही क्या हो रहा है, या तो स्पीड बढ़ जा रही है रिएक्शन की या स्पीड कम हो जा रही है रिएक्शन। समझ में आया? नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है कहेगा, या कह देगा आपको कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया, कहेगा इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करो। सिंपल क्या करना है, एडिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, कौन सी? ऑक्सीडेशन। तीसरी और चौथी में से ही क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, और दोनों में से किसी से भी बन सकता है, दोनों की हाई प्रोबेबिलिटी आने की। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीडेशन। नाम में क्या लग रहा है बेटा? ऑक्सीजन से कुछ हरकत हो रही होगी, जैसे इससे पहले हाइड्रोजनेशन था, तो क्या हो रहा था? हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। अब ऑक्सीडेशन तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब जैसे वहां हाइड्रोजनेशन या एडिशन काहे के लिए यूज होती थी? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 573 केल्विन। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन हमेशा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्कोहल को अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो कुछ मत करो, एल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ भिड़ा दो, बन के क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, क्वेश्चन आ रहा है इससे, प्री बोर्ड में आए हैं आप लोग के क्वेश्चन इससे, कि वो कह देगा आपको कन्वर्ट एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लेगा, मिथेनॉल, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। कैसे करोगे कन्वर्ट भाई? आएगा ही नहीं तो। इथेनॉल को KMnO4, क्या है KMnO4? पोटेशियम परमैग्नेट। क्या है? पोटेशियम परमैग्नेट। एल्कोहल को जब मैं पोटेशियम परमैग्नेट, और कौन सा एल्कोहल? इथेन, इथेनॉल सॉरी, C2H5OH, इसको जैसी KMnO4 की प्रेजेंस में डाला तो बन के क्या आया? CH3COOH। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। इसका क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करती है। क्या करोगे? ऐसा लिख दोगे खाली? बीच में लिखोगे, पहले लिखोगे इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ब्रैकेट में पोटेशियम परमैंगनेट। जितना मार्क्स का होगा उस मार्क्स के हिसाब से इलेबोरेट करके लिखना आना चाहिए। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि हम क्या पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो वो घड़ी आ चुकी है बेटा, वो घड़ी आ चुकी है। तो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी, ऑब्वियस है, कुछ होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम कौन सी पढ़ेंगे? दोनों पढ़ेंगे। क्यों फिजिकल नहीं पढ़ोगे? क्वेश्चन फिजिकल से पूछ सकता है, रेयर है लेकिन बताना मेरा काम है। सौरभ मेरा नाम है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो फिजिकली मुझे दिख पा रही है, फिजिकली मुझे दिख पा रही है। वैसे फॉर्मूला किसका है मुझे ये बताओ? जिसको लेके इंसान मस्त हो जाता है उसका फॉर्मूला है ये वही है जो गम मिटा रहा है आजकल लोगों के, हैं, डिप्रेशन दूर कर रहा है। ठीक है, तो इथेनॉल, अब ये क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं लिखूंगा इट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल मतलब, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ना, आग लग जाती है इसमें आराम से। अल्कोहल बहुत ही अच्छा आग लगाने का काम करता है बेटा, घरों में भी लोगों के और वैसे भी। ठीक हो गया। और वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ये आराम, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता। वॉलेटाइल एकदम से आग पकड़ लेगा। ठीक हो गया। ये कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड है।
कलरलेस ही होता है। हाँ, रंग जो आप देख रहे हो वो उसमें कलर डाल रखा है, कलरलेस लिक्विड है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आप इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। मैं कह रहा हूं एक गिलास में पानी है, उसमें ये इथेनॉल डाला हमने। अब कोई आपसे कहे अलग करो, कर सकते हो इसको अलग? मैं कर सकता हूं अलग। मैं बताऊं कैसे? आपने जो पानी में उसको डाला, गर्म करने रख दिया, पहले कौन उड़ेगा? पानी नहीं उड़ेगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी वहीं रहेगा, अल्कोहल सारी उड़ जाएगी। हो गया अलग। समझ में आया? तो कर सकते हो आप ये ट्राई, लेकिन उसके लिए देख लेना, मतलब मेरा नाम ना आए कहीं घर पे, तुम पता चला घर में पिटवा रहे हो मुझे। ठीक हो गया? समझने वाली बात है ना ये, कि दोनों पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 78। तो पहले कौन बॉइल होगा जल्दी? उड़ कौन जाएगा पहले? 78 डिग्री सेल्सियस में, तो वो पहले उड़ जाएगा, पानी स्टेबल रहेगा। ठीक है? है? उसको भाप क्या पूरा ही ले ले? कौन रोक रहा है तुझे? उसकी भाप ले ली तो बोल, भाप क्यों ले रहा है? जाड़ा लग रहा है, जुकाम लगा है? विक्स की भाप लिया कर मेरे भाई। अच्छा, ये इसका ये क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल। OH समझ के एसिडिक बेसिक मत बोलना, इसको क्या है? न्यूट्रल। तो इसका पीएच पेपर में कोई इफेक्ट होगा? नो कलर चेंज पीएच पेपर में। समझ में आया फिजिकल प्रॉपर्टीज? अब आती है इसकी, फिर लिखोगे, अब आती है इसकी क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहली, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो क्या होता है? बहुत अच्छा है, देखो याद नहीं करना, बस ये याद रखो कि इसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होगी तो क्या होगा? C2H5OH को मैं जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्ट करता हूं तो देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा बेटा? नेगेटिव। तो बनेगा क्या? C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद इथेनॉल, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद इथेनॉल, तो क्या होगा? सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टीज मेजरली इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी। ठीक है? इसके बाद ऐसी वो इथेनोइक एसिड आएगा, उसकी भी इंपॉर्टेंट होंगी। फिलहाल ये समझ में आ गया सबको। सेकंड इसकी मैं लिख रहा हूं क्या? रिएक्शन विद एसिड। अगर मैं इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा? C2H5OH प्लस कोई एसिड CH3COOH। कौन सा एसिड? कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। तो क्या बना के देगा? अब देखो, फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव का गेम है। ये OH नेगेटिव होता है, C2H5 पॉजिटिव, यहाँ OH नेगेटिव, COO नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? नेगेटिव। और ये OH और H मिलके बाहर क्या रिलीज कर देंगे? H2O। तो क्या बनेगा? CH3COO C2H5 प्लस H2O। और आपको ये बहुत ही साधारण सी रिएक्शन लग रही होगी, लेकिन ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम है बेटा ईस्टर, और इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन, और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो कि आपके डिओड्रेंट्स में यूज होता है। आपने देखा होगा आपके डिओड्रेंट्स में क्या होता है? फ्रेग्रेंस आती है, वो इसी का कमाल है, ईस्टर ही है वो। RCOOR, आर मतलब एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ईस्टर का लिखने का तरीका ये होता है, RCOOR मतलब ये कोई दूसरा होगा, वो कोई दूसरा होगा। तो सी ईस्टर की पहचान क्या है? बीच में COO होगा और इधर उधर एल्काइल ग्रुप, मतलब ग्रुप्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। कैसे बनता है ये? When ethanol is reacted with ethanoic acid, it produces ईस्टर। ये ईस्टर तो इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या बनेगा? ये क्या है बेटा? इथेनॉल था, लेकिन ये साइड में लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल हो जाएगा। और ये क्या है? दो कार्बन तो
इथोनेट क्या हो जाएगा? इथाइल और गलत बोल रहा हूं? इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर से क्वेश्चन बन रहा है, ये साक्षात लिख लो इसको बेटा, मैं कह रहा हूं इससे आएगा यहां से क्वेश्चन, इससे आए ना इससे आ सकता है। ईस्टर का आया था तुम लोग के पेपर में क्वेश्चन, आया था परसों, पूछ रहे थे तुम लोग, परसों तुम पूछ भी रहे थे बल्कि, हैं पूछ रहे थे। इंपॉर्टेंट है बेटा ईस्टर, क्योंकि एक तो इस बार ही जुड़ रखा है, ये इस रिएक्शन, ये पूरी प्रोसेस हिस्ट्रिफिकेशन होती है। तो अब आता है इसका सेकंड वाला, मैंने कहा था इथेनॉल और इथेनोइक की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो अब आता है कौन? इथेनोइक एसिड। क्या फॉर्मूला है इसका? CH3COOH। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। बताया था ना, कल बताया था। अब ध्यान देंगे इसकी भी, वही क्या करेंगे हम, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिकोड करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर क्या, अगर ये क्या, अच्छा फिजिकल तो जनरली बताता हूं मैं आपको, ये क्या है? कलरलेस लिक्विड है। क्या है? कलरलेस लिक्विड। ये पानी के साथ कोई भी प्रोपोर्शन में घुल जाता है तो सॉल्युबल इन वाटर। विनेगर देखा है क्या? क्या होता है विनेगर? जो चाउमीन में डलता है। वाह बेटा, और भी यूज होते हैं विनेगर के, वैसे तुम चाउमीन ही खाओ, तुम चाउ 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 चाउ। ये विनेगर, एसिटिक एसिड क्या होता है? जब एसिटिक एसिड पानी के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? विनेगर। कैसे बना होता है विनेगर, समझ में आया? नेक्स्ट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 118 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको और पानी को अलग करना है तो क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसको पानी को मिलाओ, आग लगाओ, पानी भाप में उड़ जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ इथेनोइक एसिड। समझ में आया? तो ये इसकी क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या? रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। इसमें कुछ है वो तो यूज नहीं है ना, नहीं है। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट में क्या आएगा? CH3COOH को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया? Na2CO3। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ आएगा? तो क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस CO2 प्लस H2O। समझ में आया? क्या होगा? जैसे ही मैंने इथेनो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में लाया तो उसने क्या बना दिया? सोडियम इथोनेट। क्या बनाया? सोडियम इथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सोडियम इथोनेट। अब सेकंड क्या होता है? रिएक्शन विद NaOH। रिएक्शन विद NaOH। अब देखना, ध्यान देना, कुछ अगर पुरानी यादें ताजा हुई तो हमें बता देना, वरना हम तो बताने के लिए हैं। CH3COH प्लस NaOH, वही पॉजिटिव नेगेटिव का गेम चलेगा। ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव उधर जाएगा, तो बनेगा क्या? CH3COO Na प्लस H2O। क्या मुझे कोई इस रिएक्शन का नाम बता सकता है? हिस्ट्रिफिकेशन में क्या था बेटा? COO के इधर और उधर क्या था? हाइड्रोकार्बन था। क्या इधर हाइड्रोकार्बन है? कौन सी रिएक्शन है ये? चुल्लू भर पानी दे रहा हूं, एक एक बूंद डूब मरो उसमें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। पढ़ा था? ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? बेस। बनेगा क्या? सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा मुझे इतना बता दो बस। एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा बताओ? क्यों बनेगा न्यूट्रल? बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे? बेसिक सॉल्ट। पढ़ाया था? लग नहीं रहा पढ़ाया था।
खाली पढ़ाया था, मेरे को ही याद हुआ है पढ़ा के सॉरी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? वही सोडियम इथोनेट प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम क्या है? पूछ देगा, वहां लिख के आना, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बेशरम। हाँ यार, पढ़ाने के बाद भी बेशरम जैसे डिस्प्लेसमेंट की आवाज आई मुझे। एसिड है, बेस है, क्या बना रहे होंगे? सॉल्ट और वाटर। क्या नाम है इसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट करो इसको दोनों को। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सोप्स। क्या है? सोप्स। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल से, पिछले 2-3 साल से कटा हुआ था, इस बार नया जुड़ रखा है। नया ही कहूंगा क्योंकि 2 साल से नहीं आया था, तो इस बार आने के चांसेस है। और इसमें एमसीक्यू बहुत है, एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत है। अभी करेंगे हम एमसीक्यू भी। तो सोप्स होता क्या है, इसको मैं आपको 3 पार्ट में कराऊंगा, 3 से 4 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रो देता हूं। आप जब पेपर में अगर आ गया बाय चांस, अगर सोप का पूरा साक्षात एक क्वेश्चन आ गया 4 से 5 मार्क्स में बेटा, तो समझना बहुत बढ़िया मार्क्स देके जाएगा ये। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारा लिखा है इसमें लिखने के लिए। तो इंट्रो क्या है सोप्स का? सोप्स क्या होते हैं? दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने क्या कहा? ये क्या होते हैं सोप्स? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके? हायर फैटी एसिड के। अब हायर फैटी एसिड मतलब, फैटी एसिड मतलब क्या कहा मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला RCOOH। अब हायर फैटी एसिड का कल हमने जैसे पढ़ा था HCOOH, CH3COOH, CH3CH, C2H5COOH। इसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें लिख रखा है हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड मतलब और ज्यादा हाई मतलब बहुत ज्यादा कार्बन होंगे। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, जनरली दो टाइप में मिलता है हमें। एक होता है सोडियम पाल्मिटेट, एक होता है सोडियम स्टीरेट। ठीक हो गया? एक होता है सोडियम पाल्मिटेट, एक होता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला होता है C15H31COONA, और इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ये होता है। अब देखो, अब इससे आपको डेफिनेशन और अच्छे समझ आएगी। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम के बदले पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर, देखो कितने ज्यादा है कार्बन इसमें, इसीलिए हायर फैटी एसिड। कौन सा एसिड था इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड था ना। दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर। क्यों कहा? समझ में आया? एक या दो कार्बन नहीं है बेटा, 15, 17, 19 ऐसे कार्बन होते हैं हायर फैटी एसिड से। समझ में आया? जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, मैं उन्हें लोअर फैटी एसिड्स में काउंट करूंगा। लेकिन इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं? 16, 15 इधर और एक 16, यहाँ 17 और एक 18, तो कितने हैं? कितने ज्यादा कार्बन है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। समझ में आया? पक्का? तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, ये क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन बहुत ज्यादा बड़े। और कार्बोक्सिलिक एसिड किसके? सोडियम और पोटेशियम के। खाली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम भी इंक्लूड है। समझ में आया? क्या ना ना, ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो सोप का फॉर्मूला है, फिर सोप नहीं कहलाएंगे उसको। हो सकता है C5H11COONA होगा, लेकिन वो सोप नहीं होगा, फिर ये सोप का फॉर्मूला है। समझ में आया? देखो इसकी एक दो प्रॉपर्टी और देखो। इसके बाद ये कैसा होता है नेचर में? इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट, अब बेसिक है तो क्या होगा? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। समझ में आया? नोट कर लो प्रॉपर्टी, इंट्रो में है। हाँ, इसके बाद अब बताऊंगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है, पहले इसको नोट कर लो। अब आता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग। अब बनता कैसे है?
फिर इसका पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन। अब सोचो हर उसमें अगर वो एक एक मार्क्स भी दे देगा तो 4 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही बन गए। इंट्रो में जितना लिखा उसका 1 मार्क्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है उसके 1 मार्क्स, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका 1 मार्क्स, क्लींजिंग एक्शन के कम से कम 2 मार्क्स दे देगा, इतना ज्यादा है लिखने को। और उसके बाद एक और चीज है, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ सोप। हम सोप कपड़े किससे धोते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं, सोप से धोते हैं जनरली, डिटर्जेंट से ना। तो सोप के ऐसे क्या डिसएडवांटेज है जो डिटर्जेंट के एडवांटेज बन जाते हैं, वो लिख सकते हो। तो ये 5 मार्क्स इसमें लाना बहुत आसान है, ठीक है। तो फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, इसका ये बनता कैसे है, फैट या फिर ऑयल को, फैट या फिर ऑयल को जब हम एल्कली, एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, एल्कली की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो बन के आता है वो क्या बन के आता है मेरे पास, सोप एंड ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल क्या है, एल्कोहल। ग्लिसरॉल नाम से पता चल रहा है ना, ग्लिसरॉल क्या है, एल्कोहल। ये सोप क्या है, वही जो मुझे चाहिए था। और ये क्या है, फैट और ऑयल, ये ईस्टर होता है। क्या होता है, ईस्टर, पढ़ा था ना अभी इससे पहले, क्या पढ़ा था, ईस्टर क्या होता है, RCOO डैश, बताया था, COO बीच में और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हो, तो हम क्या कहते हैं इसको, ईस्टर। तो जो फैट या फिर ऑयल होता है किसकी फॉर्म में होता है, ईस्टर के फॉर्म में। ईस्टर को जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी एल्कली की प्रेजेंस में हीट करा तो क्या बन के आया मेरे पास, सोप एंड ग्लिसरॉल। समझ में आया, बाय प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, एल्कोहल या ग्लिसरॉल। समझ में आया, ऐसे बनता है, लिख लो इसको। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप बन रहा है ना, इसीलिए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है इस रिएक्शन को। अब आता है नेक्स्ट क्या, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है, जिसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसको इसका क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन बहुत ही आसान है। सोप से, जब आपने देखा होगा हम सोप से कपड़े तो धोते हैं, सोप से भी धुलते हैं कपड़े, तो कैसे एक्ट करता है वो समझते हैं। तो देखो पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ना 2 पार्ट होते हैं इसके, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। उससे पहले मैं बताता हूं, एक होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। अच्छा मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, C15H31 COO Na, ठीक है। तो ये वाला जो टेल वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हेड पार्ट, इसे कहते हैं टेल पार्ट। तो जो हेड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कितना होता है, C15H31। ये कैसा है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ये हेड पार्ट है ना, हेड पार्ट क्या होता है, आयोनिक पार्ट होता है। क्या होता है, आयोनिक पार्ट होता है ये COONA। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अब ये कैसा होता है, अब मैंने क्या बताया, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक। पहली बात, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब चाहने वाला, और फोबिक मतलब डरने वाला। तो ये वाला जो पार्ट होता है, अच्छा याद करने का तरीका, ये पानी की बूंद की तरह जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब ये पानी से दूर भागना चाहेगा, और ये कैसा है, जो पानी के पास जाना चाहेगा। स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब ये एक मैंने एक बताया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी इसका क्लींजिंग एक्शन समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल एक स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इसका टेल पार्ट होता है और हेड पार्ट होता है। टेल पार्ट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला, और ये वाला पार्ट क्या होता है, आयोनिक पार्ट होता है। आयंस में आपको देख के पता चल रहा है इसमें हाइड्रोकार्बन ये है और आयोनिक पार्ट ये है। अब ये क्या होता है, कहा मैंने, जो टेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरता है, पानी से दूर भागेगा। और ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के ओर अट्रैक्ट होगा। समझ में आया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है। ये जिसको समझ में आ गया इसका क्लींजिंग एक्शन बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसको बना लो जल्दी से, फिर इसका क्लींजिंग एक्शन बताऊंगा। अब आता है क्या, मैं इसी के नीचे बना रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है, क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मान लो क्या, जो मैं बता रहा हूं, ये है एक बाल्टी, इस बाल्टी में क्या है, पानी। उस पानी में मैंने क्या घोल रखा है, सोप। क्या घोल रखा है,
सोप घोल रखा है, ठीक हो गया। ये पानी है जिसमें सोप घुला हुआ है। अब मेरा एक हैंकी है जिसमें डर्ट लग गई है, जिसमें गंदगी लग गई है। तो मेरा ये हैंकी है और उसमें ये डर्ट लग रखी है इसमें, ठीक है, मिट्टी लग गई है। हाँ थोड़ा देख लो, अब मतलब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये डर्ट मैंने जैसी मतलब जैसी इस हैंकी को इस सोप के सॉल्यूशन में डाला तो ये कैसे काम करेगा। पहली बात मुझे ये बताओ, ये पानी जो है, अगर मैंने हैंकी अभी नहीं डाला है, जो मुझे सोप का सॉल्यूशन दिख रहा है उसमें बना हुआ, वो कैसा दिखेगा? प्लेन ट्रांसपेरेंट दिखेगा या फिर कुछ और दिखेगा? कैसा? झाग वाला दिखेगा। अब झाग वाला क्यों दिखेगा ये बता दो मुझे। मैं बताता हूं, देखो ठीक है। हाइट, ये झाग वाला इसलिए दिखेगा क्योंकि इसमें एक पार्ट तो क्या हाइड्रोफिलिक है जो पानी में आराम से घुल जा रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट है जो घुलना नहीं चाह रहा, तो ये क्या फॉर्म कर देता है? मिसिल। झाग जिसे कहते हो आप, मिसिल फॉर्म कर देता है। वो मिसिल के चक्कर में वो पूरा झाग, और वो झाग ही है बेटा, मैंने क्या कहा, ये यही है। यही जो पार्ट है वो डर्ट को निकालेगा। अभी देखना समझाऊंगा कैसे। फिलहाल ये समझे कि झाग, समझ गए कि झाग कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है झाग? वो जो पानी के साथ नहीं घुलने वाला पार्ट है वो बना रहा है झाग, और ये डिसॉल्व हो जा रहा है। अरे सिंपल है ना, मैंने पानी में नमक घोल रहा हूं तो क्या झाग बनेगा? जो घुल जाती है चीज कभी झाग नहीं बनाएगी। कोई झाग वाला नींबू पानी तो नहीं पी के आता है ना? है, ये सनसिल्क शैम्पू डाल के पीती है। मजाक कर रहा हूँ, हाँ? ठीक है, गुस्सा मत हो जाना। ये हैंकी है ना, इस हैंकी में है डर्ट। अब ये एक्ट कैसे करता है? मैंने ये बता दिया कि इसमें मिसिल फॉर्मेशन में कौन पार्ट लेता है। मिसिल किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट से। और जो बाकी जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? हाइड्रोफिलिक पार्ट से। अब देखो एक्शन कैसे होता है ना। अब इसमें मैंने क्या कहा है, सोप सॉल्यूशन है ना। अब मैंने ये आपको स्ट्रक्चर एक एक पार्टिकल दिखाया, ऐसी कितने बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब ये बताओ मुझे, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कैसा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरता है, तो पानी से दूर भागेगा। ये पानी से डरता है और डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये वाला होता है पानी की तरफ जाता है और डर्ट से दूर भागता है। तो ये वाला किसकी तरफ जा रहा है? डर्ट की तरफ। और देखो जो आगे वाला पार्ट है किसकी तरफ जा रहा है? ये पानी है ना जहां पे, वहां पे जा रहा है। अब देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये जो डर्ट है ना, ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है, क्या है? डर्ट। इस डर्ट के पास में इस डर्ट के साथ कौन चिपक रखा है? टेल वाला पार्ट। और टेल वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागने वाला। अब ठीक है, ठीक है, हमने इसमें कपड़ा धो दिया। अब मैं क्लींजिंग एक्शन समझा रहा हूं। हमने जैसे ही इसमें कपड़ा धोया, उसके बाद जब हम पानी गिरा रहे हैं, तो पानी जा रहा है, तो पानी के साथ कौन जाएगा? हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये जो पानी की बूंद की तरह है, ये जाएगा। अब ये जा रहा है तो ये किसके साथ अटैच था? टेल के साथ। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक, ये जाएगा। और ये टेल किसके साथ जुड़ी थी? डर्ट के साथ। तो एंटायरली क्या जा रहा है पूरा एक बार में? डर्ट। जब पानी निकाल रहा हूं तो पानी के साथ कौन जा रहा है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक के साथ कौन जा रहा है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक किसके साथ जुड़ा है? डर्ट के साथ। तो एक साथ पूरा का पूरा डर्ट जा रहा है। और कभी भी आपने देखा होगा घर में जब कपड़े धुल रहे हैं या मशीन में भी कपड़े धो रहे हो, एक बार में कपड़े नहीं धुलते हैं। मशीन भी 3 बार घुमाती है कपड़ों को, 3 बार अच्छे से धोती है। घर में भी एक बार धोए, फिर उसको दोबारा पानी में डाला, फिर धोए, फिर दोबारा, कम से कम 3 बार। क्योंकि जरूरी नहीं है ना एक बार में डर्ट निकल जाए। एक कपड़ा धो रहे हो तो चलो आप 1-2 बार में कर लो। अब 3-4 अलग अलग टाइप के कपड़े, अलग अलग टाइप की डर्ट लगी है उसमें, किसका क्या पता कितनी देर में निकल रहा है डर्ट। तो मिनिमम आपको 3 बार धोना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कपड़े धो लिया करो 3 बार कम से कम। तो समझ में आया डर्ट कैसे बाहर निकल ली है। और ये सोप का आ गया तो डिटर्जेंट भी आ जाना है बेटा। क्लींजिंग एक्शन दोनों का सेम है, बस जो अभी यहाँ पे सोप सॉल्यूशन था, अब किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? डिटर्जेंट का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस अंतर यही है। समझ में आया क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप? कैसे सोप का मतलब सोप की हेल्प से डर्ट बाहर निकलती है। समझ में आया? पक्का? इसको ऐसे बना लो, इसमें यहाँ पे लिख देना सोप सॉल्यूशन, ये लिख देना ब्लू वाला क्या है? डर्ट। और ये रेड वाला क्या है? क्लॉथ।
बनाओ। अब कहानी क्या है कि हम कपड़े धोते हैं तो जनरली वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा, कपड़े धो रहे हैं तो डिटर्जेंट से जनरली धो रहे हैं, सोप से नहीं धो रहे हैं, बल्कि सोप भी तो साफ कर ही रहा है कपड़े। तो अब क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सोप के? बहुत अच्छे डिसएडवांटेज हैं, मतलब समझ लो। डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात, सोप हार्ड वाटर में कपड़े नहीं धुल सकते। सोप से हार्ड वाटर, ये जनरल वाटर होता है हमारा, और हार्ड वाटर क्या होता है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड। अब यहां पे क्या होता है ना, जब मैंने हार्ड वाटर में क्या डाला, सोप का सॉल्यूशन डाला, तो उसमें क्या होता है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सोप के साथ, आधा सोप तो वैसे ही खत्म कर देते हैं उसको रिएक्ट कराने में, उसको पानी के साथ रिएक्ट कराने में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट आधे से आधा जो आपका सोप होता है उसको खत्म कर देते हैं। सिंपल समझो, मेरे पास लगभग इतना सोप है, एक जनरल एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं, अगर इतना सोप है, इतना सोप आपका रिएक्शन में खर्च हो गया, तो क्या बचे हुए सोप से उस तरह के कपड़े धुल पाएंगे जो इतना डिटर्जेंट धो के दे देगा मुझे? क्योंकि डिटर्जेंट की क्या खासियत है, वो चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, दोनों के साथ बढ़िया क्लींजिंग एक्शन देता है। लेकिन सोप क्या करता है, हार्ड वाटर के साथ क्लींजिंग एक्शन नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि एक उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के थ्रू इसके साथ रिएक्ट होने में ज्यादा टाइम में खर्च कर दे रहा है, ज्यादा सोप खर्च कर दे रहा है। अब बचे हुए सोप से ऐसा नहीं है साफ नहीं करेगा, करेगा साफ, क्यों हमारे हम साबुन से कपड़े धोते नहीं होता है, साफ होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो पाएगा और ज्यादा साबुन खर्च होगा। अगर उस लेवल का करना है तो ज्यादा साबुन, आपने देखा हमारे कपड़े धोने वाले साबुन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्स टू मैक्स, एक दिन में भी अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो। लेकिन उतने ही रुपये का अगर आप डिटर्जेंट लाओ, कम में बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सोप ज्यादा यूज होगा, वो हार्ड वाटर के साथ पहले रिएक्शन में आधा सोप वेस्ट कर देता है, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? पक्का? तो क्लींजिंग एक्शन ज्यादा अच्छा किसका है? डिटर्जेंट का इन कंपैरिजन टू सोप का। इसलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप? क्या एडवांटेज है डिटर्जेंट का सोप के ऊपर? तो बता दोगे आप जो अभी समझाया? समझ में आया? तो ये कहानी पूरी किसकी है? सोप की। और ये पूरी कहानी किसकी है? इस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की।